दोस्तों नमस्कार। मैं जेमेन ज्वेलरी एक्सपर्ट प्रमोशनल काउंसिल की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा जो सब विषय है जिसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, हमने इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए और आप लोगों के पास से जो रिक्वेस्ट आए थे उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज का सेशन रखा हुआ है। इसमें जीजेईपीसी का उद्देश्य है कि किस तरह से लोगों को, खास करके एमएसएमई को, सरलता से फाइनेंस मिल सके, उनकी फाइनेंस की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उसको किस ढंग से अपने एप्लीकेशंस और आवेदन वो कर सके और सरलता से वित्त प्राप्त कर सके, फाइनेंस उनको उपलब्ध हो सके। इसके ऊपर हमने इंटरेक्टिव सेशन रखा हुआ है जहाँ पे आपके प्रश्न उत्तर, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसका हम आंसर देने का आपसे प्रयास करेंगे। मैं सर्वप्रथम अपने जो आज के मुख्य प्रमुख स्पीकर हैं, वक्ता हैं, श्री भद्रेश शाह जी, जो कि भद्रेश शाह एंड कंपनी के पार्टनर हैं और लगभग 11 से 12 वर्षों से लगातार एमएसएमई सेक्टर के लिए और गवर्नमेंट के स्कीम्स के ऊपर सतत काम कर रहे हैं और उनकी अच्छी पैठ है इस विषय के ऊपर। तो मुझे लगता है कि भद्रेश जी के मार्गदर्शन में, उनके इस प्रेजेंटेशन के द्वारा आप सब निश्चित तौर पे लाभान्वित होंगे और जो भी जानकारी आप प्राप्त करेंगे उसका आपके व्यापार में और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। प्रेजेंटेशन के पश्चात जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर भी भद्रेश जी आपको देंगे। तो चूंकि हम समय की सीमा को हमेशा ध्यान रखते हुए चलते हैं, क्योंकि हमारे व्यापारी बंधु जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय की मर्यादा बहुत आवश्यक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ अब न कहते हुए मैं एक बार पुनः अब जीजेपीसी की तरफ से मैं मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग मृणाली, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए, भद्रेश जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं सर आप आए और हमारे इस जेमेन ज्वेलरी सेक्टर्स के जो यहाँ पे व्यापारी बंधु यहाँ पधारे हुए हैं उनका मार्गदर्शन करें और आगे का कार्यभार आप संचालित करें। श्री भद्रेश जी, हेलो हेलो, थैंक यू वेरी मच मिथिलेश जी फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आप सभी को आवाज आ रहा? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। यस, ओके। सभी पधारे हुए बंधु का नमस्कार और श्री मिथिलेश पांडे जी, मृणाली जी, अजित शाह जी और कंप्लीट टीम ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये जो व्यापारी बंधु को जो काफ़ी सारे क्वेश्चन और अवेयरनेस चाहिए होती है ये बैंकिंग लोन, एमएसएमई लोन के लिए, उसके लिए बढ़िया सा वंडरफुल प्रेजेंटेशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। इंटरएक्टिव सेशन ऑन इजी फाइनेंस एंड बैंक लोन। तो ये सेशन का जो नाम रखा हुआ है वो इंटरएक्टिव सेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका और हमारा दोनों का इंटरएक्टिव बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से तो इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे किस तरह की बैंक लोन होती है एमएसएमई के लिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कितने टाइम के लिए लोन मिलता है, लोन लेने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, कौन सी बैंक अपने को फंडिंग किस तरह से दे पाती है। और ये प्रेजेंटेशन का सबसे हार्डकोर जो अगर बोले तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये हर व्यापारी बंधु जो भी लोन लेने वाले होते हैं उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लोन लेने के पहले। उसका रीज़न होता है कभी लोन नहीं लिया होता है या बहुत बड़ा लोन लेना चाहते हैं, या तो फिर उनके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली एफएक्यू पे ये प्रेजेंटेशन में एफएक्यू पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और आपको भी माइंड में ये प्रेजेंटेशन के दौरान और आपके भी माइंड में जो भी क्वेश्चंस हो आप उसको नोट कीजिए, उसको हम लोग मैक्सिमम कवर करेंगे। तो लोन जो होती है वर्किंग कैपिटल लोन होती है, टर्म लोन होती है। वर्किंग कैपिटल यानी हमें जो बिजनेस करने के लिए रुपये का रिक्वायरमेंट होता है, माल लेने के लिए, डेटर्स मैनेज करने के लिए, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, बिल डिस्काउंटिंग है, ड्रॉप लाइन ओडी है।
इसके अलावा टर्म लोन, जैसे मशीन लेने के लिए जो हमें लोन चाहिए उसे टर्म लोन की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। हमें नई फैक्ट्री डालनी है, हमारा वर्कशॉप डालना है, उसके लिए जो लोन की आवश्यकता होती है उसे टर्म लोन कहते हैं। मशीन लोन, प्रोजेक्ट फाइनेंस, यानी फैक्ट्री को, लैंड को, मशीनरी को कंस्ट्रक्शन के लिए जो चाहिए उसे प्रोजेक्ट फाइनेंस कहते हैं। इसके अलावा भी एमएसएमई के लिए बैंक गारंटी होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट होती है, फिर एक बिजनेस अनसिक्योर्ड लोन होती है, सीजीटी एमएससी लोन होती है, मुद्रा लोन होती है, और इस तरह के कई प्रकार के एमएसएमई प्लेयर के लिए लोन गवर्नमेंट ने और बैंकों ने डिजाइन की है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो एमसीएलआर के बेस होता है। आरबीआई एवरी क्वार्टरली, हाफ ईयरली अपना एमसीएलआर को रिव्यू करती है और उस हिसाब से एमसीएलआर डिज़ाइन होता है। तो एमसीएलआर प्लस बैंक का अपना मार्कअप होता है, एक स्प्रेड होता है कि जो लेंडर, जो बोरोवर आ रहे हैं जिसको लोन चाहिए, उसकी क्या प्रोफाइल है, उसका क्या प्लस है क्या माइनस है, उस तरह से बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है। वर्किंग कैपिटल के लिए, मशीन लोन के लिए, हर डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मशीन लोन का अंदाजन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो 9 से लेके 8.5 से लेके 10% के बीच में होता है। वर्किंग कैपिटल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 8.5 से 9.5% के बीच में होता है। और उसके बाद बोरोवर का प्रोफाइल रेटिंग देख के रेट प्लस और माइनस किया जाता है। वर्किंग कैपिटल 1 साल के लिए मिलती है, लेकिन हर बार 1 साल पूरा होने के बाद रीन्यू होती है। आज अगर मेरे को 50 लाख का वर्किंग कैपिटल मिला है तो उसका जो सीमा होता है वो 1 साल के लिए होता है। 1 साल जैसे ही ख़त्म होता है बैंक उसको रीन्यू करता है। बैंक रीन्यू करने के टाइम देखता है कि आपको और रुपये की रिक्वायरमेंट है तो वो बढ़ा के देता है, अगर आपको रुपये की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसकी लिमिट को कम करता है। तो एवरी ईयर वर्किंग कैपिटल रिव्यू होता है। टर्म लोन जो होता है, जैसे मशीन लोन होता है, वो मशीन की लाइफ के हिसाब से मिलता है। मशीन की लाइफ समझो 5 साल की है तो 3 साल की लोन मिलेगी। मशीन की लाइफ जो है अगर 8 साल की है तो 5 साल की लोन मिलेगी। मशीन की लाइफ जो 15 साल है तो हमको मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की लोन मिलेगी। इसके अलावा किसी भी फंडिंग में बैंक प्रमोटर यानी जिसका बिजनेस हो उसके पास से उम्मीद करती है कि 25%, अगर 2 करोड़ का मशीन आ रहा है तो 50 लाख रुपया जो है वो प्रमोटर अपना लगाए और 1.5 करोड़ का बैंक उसको लोन देगा। तो मोस्ट ऑफ द प्रपोजल जो होते हैं बैंक के, उसमें 25% जो होता है वो प्रमोटर का मार्जिन मनी होता है और 75% जो है वो मैक्सिमम बैंक की ओर से लोन दी जाती है। तो मशीन लोन के अंदर 25% प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन और 75% बैंक लोन। अभी टाइम कितना लगता है तो वो डिपेंड, आपका लोन का अमाउंट कितना है। तो 15 से 28 दिन का एक पीरियड होता है, 15 दिन और मैक्सिमम 28 दिन, उसके अंदर अपने को लोन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। लोन के प्रोसेस में पहला चीज़ होता है सैंक्शन और उसके बाद होता है डिसबर्समेंट। बैंक आपको पहला सैंक्शन करके देगी कि भाई XYZ कंपनी जो है वो 50 लाख के लोन के लिए एलिजिबल है। अभी लोन एग्रीमेंट साइन करते हैं और उसके बाद उनको जब भी डिसबर्समेंट चाहिए तभी वो ले सकते हैं। डिसबर्समेंट आप चाहे तो ऑन द स्पॉट 50 लाख ले सकते हो, या तो उसको पार्ट एंड पार्सल में ले सकते हो। आज 10 लाख लिया, 15 दिन के बाद 20 लाख लिया, जिससे क्या होता है इंटरेस्ट जो है वो उस हिसाब से लगता है। तो नॉर्मली 15 से 28 दिन का प्रोसेस होता है। जितना जल्दी आप डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट करते हो उतना जल्दी आपका लोन फास्ट होता है। तो मैं ये प्रेजेंटेशन में डॉक्यूमेंट्स भी कवर कर रहा हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट अगर व्यापारी बंधु रेडी करके रखे तो उसका लोन का प्रोसेस जो है वो बहुत स्पीड में जाएगा। लोन कहाँ से मिलता है? जैसे सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट का डायरेक्ट फंडिंग एजेंसी है। मेक इन इंडिया स्कीम चलता है गवर्नमेंट का आफ्टर 2014। नाबार्ड करके है जो एग्रो प्रोडक्ट रिलेटेड एग्रेसिव है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट बैंक है। सिडबी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए है, नाबार्ड जो है वो एग्रो रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए है। पब्लिक सेक्टर बैंक बोले तो नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक HDFC, ICICI, कोटक, NBFC है, बजाज फाइनेंस है, मैग्मा फाइनेंस है, वो सब NBFC है। शेड्यूल अनकोऑपरेटिव बैंक
जैसे सारस्वत बैंक हो गया, भारत कोऑपरेटिव बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन बैंक है और रीजनल रूरल बैंक है। मतलब छोटे से छोटे गांव में भी अगर जो नेशनलाइज बैंक आपको नहीं मिलता तो वहाँ पे रीजनल रूरल बैंक होता है। तो ये तमाम बैंक है, एक एक कैटेगरी के अंदर 15-15, 20-20 बैंक है। हमें मर्जर अमालगमेशन के वजह से पब्लिक बैंक का नंबर कम हो गया है, लेकिन ये हर कैटेगरी में आपको 10 से 12 बैंक मिलेगा जो बड़ा है और जो काफ़ी एग्रेसिव होता है व्यापारी बंधु को फंडिंग देने के लिए। तो इसको मैं एक सिंपल पार्ट में कवर करता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि बैंक में आप जब भी जाते हो तो बैंक वाला आपको 1 से लेकर 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट लिस्ट दे देता है। ये डॉक्यूमेंट लिस्ट देख के व्यापारी बोलता है इतना सारा डॉक्यूमेंट तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वो साइड में रख देता है वो पेपर को। वो अकाउंटेंट को देगा, अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को देगा और ऐसे ही 10-12 दिन निकल जाएगी। नॉर्मली जो बैंक का डॉक्यूमेंट है केवल 1 या 2 डॉक्यूमेंट को छोड़ के बाकी सब डॉक्यूमेंट विथिन 4 to 5 आवर्स और उससे भी कम टाइम में अरेंज हो जाते हैं। तो उसको मैंने सिंपल पार्ट में कवर किया है कि केवाईसी, आप जैसे लोन लेने के लिए जाते हो तो प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, प्राइवेट लिमिटेड होता है, एलएलपी होता है, तो उसका केवाईसी, और जो ओनर है उसका केवाईसी। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो हो गया केवाईसी। पार्टनरशिप फर्म है, मतलब एक से ज़्यादा पार्टनर है, एक से ज़्यादा सेट है, तो दोनों का पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया। प्राइवेट लिमिटेड है तो सबका, सब डायरेक्टर का पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया। उस तरह से एंटिटी का केवाईसी बोले तो कंपनी का पैन कार्ड, उद्योग आधार, अभी उद्यम आधार उसे कहा जाता है, 10 से ज़्यादा आदमी हो तो गुमास्ता लाइसेंस, अगर पार्टनरशिप कंपनी है तो पार्टनरशिप डीड, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सीओआई, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर जहाँ पे डायरेक्टर रहते हैं उसका रेसिडेंस का लाइट बिल, जहाँ पे अपनी फैक्ट्री है, गोडाउन है, ऑफिस है, वहाँ का लाइट बिल, अगर जगह भाड़े का है तो वहाँ का लिव-इन लाइसेंस एग्रीमेंट। तो ये हो गया कंपनी का केवाईसी और ये हो गया हमारा इंडिविजुअल जो ओनर है उसका केवाईसी। इसके अलावा आता है इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट। कई लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भारत देश के लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो जिससे कंट्री का ग्रोथ होगा, और अगर एक बिजनेसमैन टाइम टू टाइम इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो उसको बैंक लोन लेने में काफ़ी आसानी होगी। तो अगर कम एंटिटी की बात करें तो लास्ट 3 साल का इनकम टैक्स का कॉपी, कई बार इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट बोले तो एक ही पेज मांगते हैं, एक ही पेज देते हैं, फर्स्ट पेज। सिर्फ फर्स्ट पेज को इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट नहीं कहा जाता, वो सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट होती है। इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट बोले तो इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, 26A स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड होता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, अगर आपने ऑडिट करवाया है तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सीए का रिपोर्ट होता है, डायरेक्टर्स का रिपोर्ट होता है, आरआरसी का डॉक्यूमेंट होता है। ये लास्ट 3 साल का डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर प्रोप्राइटर है और अगर पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उनके पार्टनर और डायरेक्टर होते हैं, उनके भी यही 3 साल का डॉक्यूमेंट चाहिए जो रेडीली अवेलेबल होता है, क्योंकि 3 साल पहला जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होता है वो ऑलरेडी हमारे पास होता है। तो लास्ट 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न हमारे फाइल में ऑलरेडी होता है। उसके अलावा हो जाता है प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि जो भारत में जो बैलेंस शीट बनती है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की बनती है। अभी चल रहा है अक्टूबर, अगर आप अभी बैंक में जाओगे तो अप्रैल से लेकर सितंबर में क्या हमारा बिजनेस हुआ उसका लेखा जोखा बोले तो प्रोविजनल बैलेंस शीट, तो वो भी अपने को चाहिए। अगर आप अक्टूबर नवंबर में जाते हो तो 6 महीना से ज़्यादा का वक्त हो जाता है। इसके अलावा हो जाता है क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट। अगर ये हमारे पास है तो अच्छा है, नहीं है तो बैंक अपने हिसाब से वो रिपोर्ट निकालती है। इसके अलावा जो भी हमारी फैक्ट्री के लिए लाइसेंस चाहिए हमें, जैसे फूड के बिजनेस में है तो FSSAI लाइसेंस, गोल्ड एंड ज्वेलरी है तो वहाँ का हमारा रिव्यू लाइसेंस, GST सर्टिफिकेट, ये सब लाइसेंस का कॉपी चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर हमको नया मशीन लेना है या तो नया फैक्ट्री डालना है तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे कि भाई ये मशीनरी लगेगा, ये मशीनरी से हमको इतना प्रोडक्शन होगा, इतना हमारा सेल्स होगा। दूसरी चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोले तो सेट है, सेट के नीचे कितने आदमी लोग हैं, कौन मैनेजर है,
मार्केटिंग का मैनेजर कौन है, मार्केटिंग में कितने प्लेयर है, उसको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, हमारा क्या स्ट्रेंथ है उसका मैनेजरियल प्रोफाइल होता है। आज हमारा समझो 2 करोड़ का टर्नओवर है तो अगले 3 साल में हम क्या टर्नओवर एक्सपेक्ट करते हैं, उस तरह के डॉक्यूमेंट। इसके अलावा हमारा स्टॉक का स्टेटमेंट होता है, 31 मार्च को एक स्टॉक का रिपोर्ट होता है। तो और ऐसे भी व्यापारी के पास स्टॉक का रिपोर्ट तो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, उसके बिना वो धंधा कर ही नहीं पाता। हमारा जो डेटर्स होता है, क्योंकि बैंक जो होता है वो 90 डेज के डेटर्स को अच्छा डेटर्स मानती है, तो वो डेटर्स का स्टेटमेंट होता है। इसके अलावा हम मंथली बेसिस पे जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स भरते हैं। हमारा 12 महीने का बैंक का स्टेटमेंट होता है, नेटवर्थ स्टेटमेंट होता है, यानी हमारा क्या असेट्स माइनस लायबिलिटी के बाद क्या हमारे पास बचता है उसे नेटवर्थ स्टेटमेंट कहते हैं। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो किसका कितना स्टेक है, हस्बैंड का कितना कंपनी में स्टेक है, दोस्त का कितना उसमें स्टेक है, वाइफ का कितना स्टेक है, उसका एक लेटर के भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये सब डॉक्यूमेंट अगर आप बैंक में जाते हो तो ये अगर आप फाइल अरेंज करते हो तो इतना बड़ा फाइल आपका बन जाता है। ये तो बैंक के अंदर डॉक्यूमेंट देख के ही आदमी बोलता है यार इतना सारा डॉक्यूमेंट तो हो नहीं पाएगा, अकाउंटेंट को दिया, सीए को दिया, 15-20 दिन ऐसे निकल जाएंगे। अभी आप ये लिस्ट में देखिए, बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट होता है। आपका केवाईसी, कंपनी का केवाईसी, आपका 3 साल का रिटर्न, कंपनी का 3 साल का रिटर्न, हमारे जितने भी लाइसेंस होते हैं वो लाइसेंसेस, जो बैंक के स्टेटमेंट होते हैं, जीएसटी के रिटर्न होते हैं 12 महीने के, वो अगर आपने कोई लोन ली है तो उसका सैंक्शन लेटर और उसका लोन अकाउंट स्टेटमेंट, कोई फैक्ट्री लेनी है तो उसका एग्रीमेंट, कोई मशीन लेनी है तो उसका परफॉर्मा इनवॉइस कोटेशन, स्टॉक का क्या स्टेटमेंट है, डेटर्स कौन कौन है, कौन हमारे टॉप के डेटर्स है, कौन हमारे कोई हमें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है तो उसका कॉपी। बस इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा प्रोविजनल स्टेटमेंट चाहिए, और अगला 3 साल का हम क्या सोच रहे हैं उसको पेपर पे अच्छा प्रेजेंट करके आप दे दो। इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट बैंक लोन के लिए चाहिए नहीं। ये सब डॉक्यूमेंट आदमी एक दिन में अरेंज कर सकता है, लेकिन इग्नोरेंस कहो या तो फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट देख के अरे इतना डॉक्यूमेंट तो होगा नहीं, और 10-12 दिन ऐसा निकल जाता है। आज बैंक में जाओ, बैंक वाला डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट देगा, कल आप सब डॉक्यूमेंट उसको दे दो तो आपका लोन 15 दिन के अंदर आराम से हो जाएगा। दूसरी चीज, कई बार व्यापारी को चाहिए होता है 50 लाख, बैंक वाला बोलता है हम आपको 30 लाख देंगे, तो व्यापारी ना बोल देता है। ना बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। आपका और उसका पहली बार बिजनेस रिलेशन है। जैसे आज कोई नया डेटर्स, कोई नया कस्टमर हमारे पास आता है और हम उसको उधारी में माल देना चाहते हैं, तो अगर वो बोलता है मुझे 10 लाख का माल दो, तो मैं ना बोल दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई तू 2 लाख से स्टार्ट कर, मैं तेरा व्यवहार देखता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेम कॉन्सेप्ट बैंकर के लिए एप्लीकेबल होता है। बैंक भी सोचता है ये नया आदमी पहली बार बैंक लोन लेने के लिए आया है, उसका कोई हिस्ट्री मुझे दिख नहीं रहा है, उसको आज 50 लाख चाहिए, हम सोचते हैं उसको 30 लाख देते हैं, 30 लाख में उसको बिजनेस करने दो, 6 महीना क्या उसका परफॉर्मेंस है, उसके बाद चाहिए तो हम और 20 लाख रुपया दे देंगे। तो जो हमारा बिजनेस में जो एटीट्यूड रहता है, जो हमारा दूरदृष्टि रहता है, वही कॉन्सेप्ट बैंकर फॉलो करता है जब भी आपको लोन देते हैं तभी। तो ऑलवेज अगर आपने लोन नहीं लिया है, थोड़ा सा लोन लीजिए और आगे बढ़िए, जिससे आपका और बैंक का एक व्यवहार बनेगा। और दूसरी चीज, बहुत सारी बैंकें हैं, जैसे अगर हम कहते हैं तो कितनी सारी बैंक है, गवर्नमेंट की सिडबी, नाबार्ड, पब्लिक सेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एनबीएफसी, शेड्यूल बैंक, इतनी सारी बैंक है। अगर आप आपके लोकल सर्कल में भी देखोगे तो विद इन 2 किलोमीटर का रेडियस से 15 से 20 बैंक होता है। तो ऑलवेज हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, तो उस हिसाब से। इसके अलावा जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसके ऊपर मैंने कहा कि ये इंटरएक्टिव सेशन है और जिसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा भार देना है। तो कई बार हर किसी के माल में मैंने एक एफएक्यू डिज़ाइन किया है कि जो व्यापारी बंधु बैंक में लोन लेने के लिए जाता है, और हम लोग पिछले 11 साल से ये बैंक के लोन का और उसका एडवाइजरी का काम करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि जो लोग बैंक में जाते हैं उसके माइंड में क्या क्वेश्चन होते हैं, तो उस हिसाब से हमने एफएक्यू डिज़ाइन किया है। तो कई बार होता है कि न्यू एंटिटी, एक्सिस्टिंग एंटिटी, तो क्या फ़र्क पड़ता है क्या? तो जैसे अगर कोई बिजनेसमैन अगर पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहा है, 3 साल से बिजनेस कर रहा है, और कोई व्यापारी आज ही दुकान डाल रहा है, तो बैंकर जो एक्सिस्टिंग होगा उसको परखा हुआ बिजनेसमैन मानती है, तो उसको ज़्यादा फंडिंग मिलता है।
और जो नया बिजनेस करता है, नया बिजनेस, तो उसको पहला वो खुद परखती है कि भाई इसको अभी जो रिक्वायरमेंट है उतना नहीं, मैं थोड़ा कम दूंगा, और उसको 6 महीना 12 महीना परफॉर्म करने दो। जो उसने बोला है कि मैं 1 साल में 2 करोड़ का व्यापार करता हूँ, तो 6 महीना उसका परफॉर्मेंस देखते 1 करोड़ का व्यापार हुआ कि नहीं। तो जो हमारा बिजनेस में कॉन्सेप्ट होता है, एक्सिस्टिंग एंटिटी होती है जिसको ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है, जो नई एंटिटी होती है उसको थोड़ा कम एक्सपोजर मिलता है। दूसरा, तो न्यू एंटिटी और एक्सिस्टिंग एंटिटी में इतना ही फर्क है, नया दुकान डाला है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, वो गलत बात है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी ऐसी योजना स्टार्ट की है जिसके अंदर एक्सिस्टिंग बिजनेसमैन हो या न्यू बिजनेसमैन हो, कोई डिफरेंसेस क्रिएट करने का बैंकर को जरूरत नहीं है। वो उसका स्ट्रेंथ देखे, उसका बैकग्राउंड देखे, उसका बिजनेस का स्ट्रेंथ देखे और फंडिंग दे। तो एक्सिस्टिंग है उसको ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा, न्यू एंटिटी है उसको थोड़ा कम मिलेगा। जो हर व्यापारी अपने धंधे में करता है वही कॉन्सेप्ट बैंक अप्लाई करती है। सिबिल स्कोर और उसका हिस्ट्री लोन लेने के लिए मैटर करता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि हमने बहुत टाइम पहले क्रेडिट कार्ड में थोड़ा बहुत डिफॉल्ट कर दिया था, हमने एक छोटा सा बिजनेस लोन लिया था, टाइम पे पेमेंट नहीं किया था। तो सिबिल स्कोर जो है वो मैटर करता है, और अगर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है तो भी थोड़ा बहुत मैटर करता है। मैटर इसके लिए करता है, अगर आप बहुत ही डिफॉल्ट करते हो क्रेडिट कार्ड में, बैंक का लोन लिया और आप रेगुलर डिफॉल्ट करते रहते हो, तो ऑब्वियसली बैंक को मालूम है कि ये भाई लोन लेके जाते हैं और लोन लेने के बाद उसका परफॉर्मेंस जो होता है रीपेमेंट के टाइम वो 19-20 होता है या तो फिर बहुत ही बुरा होता है। तो अगर आपकी क्रेडिट की हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो लोन लेने में दिक्कत मिलेगी। कभी भी लोन लो उसका पेमेंट टाइम टू टाइम करो, जिससे फायदा क्या होगा, आज अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है और 1 साल के बाद आप बैंक में जाते हो और बोलते हो मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक वाला आपका तुरंत स्टेटमेंट चेक करेगा कि भाई इसने पास्ट में लोन लिया, उसका क्या हिस्ट्री है, बढ़िया हिस्ट्री है, इसको लोन दो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने आज समझो कि SBI से लोन लिया हुआ है और कल जाते हो आप कोटक में, तो भी वो लोग आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि भाई आपने SBI में टाइम टू टाइम पेमेंट किया है या नहीं। उस बैंक चेंज करोगे इससे सिविल स्कोर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिविल स्कोर आज की तारीख में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो बैंक भी इग्नोर करती है, लेकिन बहुत ही बुरा हाल होता है रिपेमेंट में तो लोन लेने में डिफिकल्टी होती है। इसके लिए सिविल स्कोर को इम्प्रूव करो। कई बार सिविल स्कोर अनजाने में हमारा खराब हो गया होता है, तो आप एक काम कर सकते हो, बैंक में जाओ, एक FD बनाओ और उसके सामने लोन लो और उसको 12 महीना टाइम टू टाइम पेमेंट करने का कोशिश करो, जिससे आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा, तो जिससे फ्यूचर में आपको लोन लेने में आसानी होगी। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर। भारत में जो है बिजनेसमैन अनऑर्गेनाइज ज्यादा है ऑर्गेनाइज से। तो कई बार लोगों को होता है कि भाई हम तो अनऑर्गेनाइज लोग हैं, हम तो ऐसे ही बिजनेस करते हैं, बैंक हमको लोन देगा क्या। या बैंक जो होता है टाई पहन के एकदम बड़े से ऑफिस में बैठने वाले लोगों को ही लोन देगा। तभी बैंक किसी को भी लोन देगा अगर उसकी नीयत अच्छी है, उसका बिजनेस अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है। तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हो, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई लोगों को होता है कि हम लोग तो छोटे व्यापारी है, हमको बैंक लोन देगा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आओ या ऑर्गेनाइज सेक्टर से आओ, बैंक आपको एक ही पैरामीटर से चेक करेगा कि भाई मैंने इसको रुपया दिया है वो मेरे को वापस देगा या नहीं, और कोई पैरामीटर बैंक के पास होता नहीं है। दूसरी चीज होती है कोलेट्रल वर्सेस लोन विदाउट कोलेट्रल। यानी मेरे को लोन लेने के लिए प्रॉपर्टी देनी है और या तो मेरे को बिना प्रॉपर्टी लोन चाहिए। अगर आपको बिना प्रॉपर्टी लोन चाहिए तो गवर्नमेंट का CGT MSE स्कीम है जिसमें 2 करोड़ तक का फंडिंग बिना प्रॉपर्टी बैंक देती है व्यापार करने के लिए, उसकी गारंटी गवर्नमेंट लेता है। इसके अलावा छोटी लोन होती है जैसे मुद्रा लोन है 50,000, 5 लाख, 10 लाख, शिशु और तरुण। तो और उसका रिकमेंडेशन भी है गवर्नमेंट को कि भाई 20 लाख तक का वो लिमिट किया जाए बहुत जल्दी, और शायद पॉजिटिवली बहुत जल्दी वो लिमिट 20 लाख का भी हो जाएगा। तो विदाउट कोलेट्रल भी गवर्नमेंट का काफी स्कीम है, CGT MSE मुद्रा लोन, जिसमें बिना कोई सिक्योरिटी लोन दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक आपके पास से कोलेट्रल का रिक्वायरमेंट मांगता है। कोलेट्रल का रिक्वायरमेंट फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में हो सकता है,
कोई भी आपके रेसिडेंस की प्रॉपर्टी हो उसमें हो सकता है, कोई भी आपकी कमर्शियल ऑफिस हो उसमें हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं लेकिन आपके कोई रिलेटिव है, आपके कोई फ्रेंड है, आपके वेल विशर है, उसके पास प्रॉपर्टी है, तो उसकी प्रॉपर्टी को भी सिक्योरिटी लेके बैंक आपको लोन देता है। तो विदाउट कोलेटरल सीजीटीएमएससी मुद्रा योजना में गवर्नमेंट की ओर से बैंक फंडिंग देती है। बाकी कोलेटरल और विदाउट कोलेटरल, कोलेटरल रहेगा तो बैंक को ज़्यादा कंफर्ट होता है कि उसको मालूम है कि जिस आदमी ने 3 करोड़ का घर दिया है और 3 करोड़ का लोन लिया है, तो बैंक को उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। बस इतना ही फर्क होता है कोलेटरल लोन और विदाउट कोलेटरल में, कंफर्ट की बात होती है और कुछ भी नहीं। कई बार होता है प्रोपराइटरशिप कंपनी में हम लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि हमने धंधा चालू किया था 20 साल पहले, तभी तो हम प्रोपराइटर थे। या तो हमने पार्टनरशिप फर्म में 2 दोस्तों ने या 2 व्यापारी ने मिलकर बिजनेस चालू किया तो पार्टनरशिप किया। कई बोले कि हमने तो प्राइवेट लिमिटेड है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ज़्यादा लोन मिलता है या प्राइवेट लिमिटेड को लोन मिलता है, प्रोपराइटर को लोन नहीं मिलता है। वैसी सब भी लोगों की मान्यता होती है। बैंक लोन में प्रोपराइटर हो या पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, आपका किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो, बैंक को उससे किसी भी तरह का फर्क पड़ता नहीं है। बैंक प्रोपराइटर हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, उनका एक ही पैरामीटर है, इसके बिजनेस में कितना रुपया चाहिए, वो सही मांग रहा है, और प्रमोटर का और कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। तो प्रोपराइटर या प्राइवेट लिमिटेड में जो डिफरेंसेस लोगों के माइंड में होते हैं, बैंक के लिए कुछ भी ऐसे डिफरेंसेस नहीं होते। इसके अलावा कॉमन क्वेश्चन आता है, इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी है क्या 3 साल का भरना। कहीं इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई नया बिजनेसमैन है, तो नया बिजनेसमैन आज 18 साल का लड़का है, वो जा रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के, तो ऑब्वियसली उसके पास कोई रिटर्न नहीं होगा, तो वो नया बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन अगर कोई 10 साल से बिजनेस कर रहा है और वो बोलेगा मेरे पास इनकम टैक्स रिटर्न मैंने फाइल नहीं किया, तो बैंक उसको समझ जाएगा कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही नहीं, इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तो उसका पास कोई पेपर ही नहीं है, तो हम उसको कैसे लोन दें। तो इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल का होना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होता है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री कवर होता है, जिससे आपका लास्ट 3 साल में आपने क्या बिजनेस किया वो पता चलता है बैंक को, उसमें आपने क्या प्रॉफिट मार्जिन रखा, क्या ग्रोथ हो रहा है। तो इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल का होना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई रीजन से हमारे पास 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न है, 3 साल का नहीं है, तो बैंक उसको स्पेशल केस कंसीडर करके कंसीडर भी करती है। इसके अलावा नया बिजनेस होता है और जो यंग एंटरप्रेन्योर होता है और उसके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, तो वो केस में भी बैंकर उसको स्पेशल केस कंसीडर करती है। लेकिन टाइम टू टाइम इनकम टैक्स रिटर्न भरो, और टाइम इनकम टैक्स रिटर्न भरना का जो एडवांटेज है वो बैंक लोन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं हमको बिजनेस में लॉस हो गया, हमारे पास 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न है, पहले साल में प्रॉफिट था, दूसरे साल में लॉस है, तीसरे साल में प्रॉफिट है, तो लॉस रहेगा तो बैंक लोन मिलेगा क्या। अगर आपने बिजनेस में लॉस बताया है तो बैंक का क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर आपके बिजनेस में लॉस है तो आप हमें इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाओगे क्या। अगर आज आप 9% के इंटरेस्ट पे आज हमारे पास से 1 करोड़ रुपया लेते हो और पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया अगर आप यूज करते हो, तो मतलब साल का 9 लाख रुपया तो मेरा ब्याज हो गया। अगर अगर आपने पहले कोई लोन लिया ही नहीं था और उसके बाद भी आपको लॉस हुआ, और अगर मेरा लोन लेने के बाद अगर आपको लॉस हुआ तो आप मेरे को इंटरेस्ट भर पाओगे। तो क्या होता है, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट है, ग्रोथ अच्छा है, तो बैंक को दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर आपके बिजनेस में लॉस है, कोई एक्सेप्शनल लॉस है या तो नॉर्मल लॉस है, तो जिससे क्या होता है कि बैंकर जो होता है वो ज़्यादा स्क्रूटनाइज करता है वो फाइल को, क्योंकि वो फाइल जो होती है नॉर्मल की जगह पे एबनॉर्मल कैटेगरी में चली जाती है, जिसमें स्क्रूटनाइज ज़्यादा होता है। और स्क्रूटनाइज होने के बाद भी अगर जो लोन लेने वाला प्रूव कर दे कि नहीं ये जो लॉस था वो एक्सेप्शनल लॉस था, किसी कारण से हुआ, मेरे कंपनी में आग लग गया, या तो कहाँ पे चोरी हो गया, या तो कोई रॉ मटेरियल काफ़ी महंगा हो गया था, और कुछ जेन्युइनिटी लॉस हो या एक्सेप्शनल लॉस हो, तो बैंक उसको इग्नोर करता है और आपको फंडिंग देता है। लेकिन बैंक में जब भी आप जाते हो तो इनकम टैक्स रिटर्न और प्रॉफिटेबल बिजनेस हर कोई बोलेगा हम उसे ही लोन दे, इंस्टेड ऑफ लॉस मेकिंग एंटिटी को। डिफॉल्ट इन मेकिंग ईएमआई बाय फ्यू डेज। कभी कभी क्या होता है कि हमारा 5 तारीख का ईएमआई है, 7 तारीख का ईएमआई है, 10 तारीख का ईएमआई है, 5 साल का लोन है,
जरूरी नहीं कि हर टाइम हम 5 तारीख को पेमेंट कर पाए, जरूरी नहीं है कि हर टाइम हम 7 तारीख का ड्यू डेट को पेमेंट कर पाए। कभी कभी हमारा ड्यू डेट से 2-3 दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हमारा कोई नियत खराब नहीं है, हमको पेमेंट करना है, लेकिन नहीं था रुपया तो नहीं दे पाए, आज 2 दिन डिले हो गया, 3 दिन डिले हो गया। तो उसमें ऐसा होता है कि समझो 60 महीने का लोन है और अगर आपने 10-12 बार डिले किया हुआ है और वो भी 2 या 3 दिन से, तो बैंकर उसको पॉजिटिव स्पिरिट में देखता है कि इसका जो इंटेंशन है वो तो सही है, लेकिन कोई भी धंधा है, डेटर्स का रुपया लेट फास्ट हो गया जिसके वजह से 2-3 दिन आगे पीछे हो गया, तो जिसको बैंक इग्नोर करता है और उसको आगे भी अच्छे से अच्छा लोन देने के लिए बैंक अपनी तजुर्बा दिखाता है। लेकिन कोई रेगुलर डिफॉल्टर हो, डिफॉल्टर इन बैंक लोन इस पास 50 लाख का लोन लिया और 45 लाख भरा, फिर 2 साल गायब हो गया और अब आया है लोन मांगने के लिए, या तो बैंक को काफी तकलीफ होगी उससे ईएमआई निकालने के लिए। तो अगर आप जेन्युइन पर्सन हो, अगर आपका इंटेंशन सही है, लेकिन ईएमआई कुछ दिन डिले हो जाता है कोई भी कारण से, तो बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक उसको एक अच्छे व्यापारी की नीयत में कंसीडर करके आगे भी लोन देती है। लेकिन अगर आप डिफॉल्टर हो, आप जेन्युइनली बैंक को हरेस करते हो ईएमआई देने में, तो आपको फ्यूचर में लोन मिलना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि किसी को भी, अगर आज मैं व्यापार करता हूँ और कोई व्यापारी मेरा रुपया लेके भाग जाता है और मुझे बहुत ही परेशान करता है रिकवरी के लिए, और उसके बाद वो फिर से हमारे पास माल लेने के लिए आएगा, तो हम उसको थोड़ी माल देने वाले हैं। तो बैंक भी वही फंडा अप्लाई करता है। अगर डिफॉल्टर हो तो आपको लोन आसानी से या तो नहीं मिलेगा, अगर आप जेन्युइन इंसान हो, ईएमआई थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं व्यापारी के माइंड में। कैपिटल सब्सिडी, अगर मेरे को मशीन का लोन चाहिए तो मेरे को वो सीएल सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। भद्रेश जी, सुनाई दे रहा है आपको? शायद सर वहाँ का कनेक्शन नेट का कोई प्रॉब्लम हो गया, मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ। जी वो ज्वाइन होते हैं आप लाइक मेंबरशिप या लाइक किसी और इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करें, तब तक मैं उनसे कनेक्ट कर लेती हूँ। दोस्तों, जब तक भद्रेश जी ज्वाइन करें तब तक मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करनी है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीजेपीसी मेंबरशिप जो रिन्यूअल की तारीख थी 30 सितंबर 2020, उन लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और लोगों को रिक्वेस्ट जो आई थी हमारे पास में कि कोविड की वजह से हम टाइमली रिन्यूअल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने उसको 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो जो भी मेंबर्स यहाँ पे हों, तो आप सबसे निवेदन है कि आप जो है अपनी मेंबरशिप 31 अक्टूबर से पहले रिन्यू करवा लें। 31 अक्टूबर तक रिन्यू करने में कोई भी लेट फीस चार्जेस या कोई अन्य प्रकार के चार्जेस आपको अप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके साथ में जिनकी माई केवाईसी नहीं हुई है, आप सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में व्यापार के लिए केवाईसी करवाना काफी एसेंशियल होगा। माई केवाईसी बैंक जीजेपीसी की प्रोजेक्ट है और हमने सर अपने आपकी भी आवाज सुनाई नहीं। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हेलो सर आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ। तो माई केवाईसी बैंक जो है वो जीजेपीसी का एक प्रोजेक्ट है और हमने जीजेपीसी के मेंबर्स के लिए माई केवाईसी की कोई भी फीस नहीं रखी है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, जो भी काउंसिल के मेंबर्स हैं वो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी माई केवाईसी करवा सकते हैं।
माई केवाईसी करवाने के लिए अगर आपको किसी प्रकार के कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो आप हमारे हेल्प डेस्क के द्वारा या हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है jjepc.org, वहां पे हमारे टोल फ्री नंबर्स अवेलेबल हैं। JJEPC का हेल्प डेस्क भी है। हेल्प डेस्क के लिए मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल में JJEPC मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से आप कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट्स, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो हेल्प डेस्क के माध्यम से आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप सबको पता है कि IIJS शो जो हमारा हर साल अगस्त और फरवरी महीने में होता था, इस बार अगस्त शो जो है अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो इसका वर्चुअल कॉन्सेप्ट IIJS वर्चुअल जो है इस महीने की 12 से 16 तारीख तक, 12 से 16 तारीख के बीच में होने जा रहा है। और इस शो में जो स्टॉल होल्डर्स थे उनकी बुकिंग हो चुकी है। अब विजिटर्स रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरी तरह से चालू है। तो जो लोग भी इस वर्चुअल शो में विजिट करना चाहते हैं, ये लिंक हमारे ग्रुप में हम रेगुलर शेयर करते रहते हैं। आप सबसे निवेदन है कि जो लोग वर्चुअल शो में विजिट करना चाहें 1-to-1 अपनी मीटिंग फिक्स करवा लें और आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। मुझे लगता है भद्रेश जी ने ज्वाइन कर लिया है। और भद्रेश जी आप जो है फिर आगे अब टेक ओवर करें। हेलो मैडम। हाँ सर, हाँ अभी दिख रहा है ना जी? हाँ आप जी, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए आप। हाँ यस करता हूँ यस। आपने जहाँ पे छूट गया था आपका वहीं से स्टार्ट करिए, बिकॉज वी आर गेटिंग, मेरे पर्सनल पे भी काफी लोगों ने मैसेजेस छोड़े नहीं कि आ गया। हाँ यस। हाँ ओके। हेलो हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। हाँ सॉरी, कुछ टेक्निकल एरर के वजह से थोड़ा एरर आ गया था। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द सेम। तो यहाँ पे मैं कैपिटल सब्सिडी पे बात कर रहा था। आप सबको आवाज आ रहा है ना एकदम क्लियर अभी? जी यस सर, ओके। तो कैपिटल सब्सिडी के इसमें क्या होता है कि कैपिटल सब्सिडी में किसी को मशीन लोन लेना, मशीन चाहिए तो मशीन पे 15% सब्सिडी होता है, CLCS स्कीम का कैश सब्सिडी। तो कई लोग मशीन लेते हैं लेकिन लोन नहीं मिलता, तो फिर प्रॉब्लम आता है कि हमको सब्सिडी नहीं मिला। मशीन लोन लेने के लिए, मशीन पे अगर हमको सब्सिडी चाहिए तो मशीन लोन लेना जरूरी है। 5 साल का टेनर होना भी जरूरी है और तभी ही हमको कैश सब्सिडी मिलेगा। इवन उसके अलावा कोई कैपिटल सब्सिडी भी चाहिए प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर भी हमको लोन लेना जरूरी है मिनिमम 5 साल का, तो ही हमें सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है। तो कई लोगों के माइंड में डाउट होता है कि अगर हम सिर्फ मशीन लेते हैं, मेरे पास तो काफ़ी रुपया है, मुझे लोन लेने का ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्यों लोन लूँ। लेकिन सब्सिडी का गाइडलाइंस क्लियर है, अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो मशीन के ऊपर लोन लेना ही पड़ेगा। अगर आप लोन नहीं लेते तो आपको किसी भी तरह का सब्सिडी नहीं मिलेगा, अगर वो मशीन लोन हो या तो कैपिटल सब्सिडी हो कैपेक्स के ऊपर। तो कहीं दूसरी बार किसी को ऐसा होता है कि भाई हम कौन से बैंक से लोन लें, नेशनलाइज बैंक से लोन लें या प्राइवेट बैंक से लोन लें। तो कैश सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट की रिकग्नाइज कोई भी बैंक हो, नेशनलाइज हो, CDB हो, प्राइवेट बैंक हो, आप कहाँ से भी लोन लो आपको सब्सिडी मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि बैंक ने कोई एक ही बैंक बोला है जिससे ही आपको लोन लेना है तो ही आपको सब्सिडी मिलेगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोई भी बैंक हो, CDB हो या तो फिर नेशनलाइज बैंक हो या तो प्राइवेट बैंक हो, आप वहाँ से लोन लीजिए, आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगा। तो अगर आपने लोन नहीं लिया तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, अगर आपने लोन लिया तो आपको सब्सिडी मिलेगा। सब्सिडी जो कैश सब्सिडी होता है, जैसे अगर मैंने 1 करोड़ का मशीन लिया है तो जिसपे मेरे को 75 लाख का लोन मिला और मेरे को 15 लाख रुपए का सब्सिडी मिला। तो सब्सिडी अप्लाई होने के बाद गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, उसके बाद समझो 1 साल के बाद एग्जाम्पल अप्रूव किया और आपका जो लोन बाकी है 50 लाख रुपया एग्जाम्पल बाकी है, और अगर आपको 15 लाख का सब्सिडी आता है तो वो 15 लाख का सब्सिडी आपका लोन में से माइनस हो जाएगा। अभी आपको देना है सिर्फ 35 लाख। तो जो सब्सिडी है वो बैंक लोन में से माइनस हो जाता है ऑन द स्पॉट।
आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, लेकिन जो आपकी बैंक की लायबिलिटी है उसके सामने एग्जिस्ट हो जाता है। तो वो एज गुड एज कैश सब्सिडी होता है, क्योंकि मुझे रुपया कम भरना है। तो कैश सब्सिडी और कैपेक्स सब्सिडी के लिए लोन लेना जरूरी है, और 5 साल का लोन लेना जरूरी है। उससे कम के साल का लोन लेके भी कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा किसी को रहता है कि भाई पर्सनल गारंटी देनी पड़ती है, डिपेंड ऑन कैश टू कैश पर्सनल गारंटी चाहिए। उसके अलावा किसी को रहता है कि किसी और का भी गारंटी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर लड़के लोग बिजनेस कर रहे हैं और फादर भी उसमें शेयर होल्डर है, तो बैंक फादर का भी गारंटी मांग सकता है। उसके अलावा कई बार बड़ी कंपनियां कोई नई कंपनी बना के लोन लेती है, प्रमोटर कंपनी की भी कॉर्पोरेट गारंटी मांगी जाती है। तो पर्सनल गारंटी, गारंटर, कॉर्पोरेट गारंटी, ये आपकी प्रोफाइल को देख के, आपके क्वांटम को देख के बैंकर डिसाइड करता है। अगर उसे वो गारंटी चाहिए तो वो गारंटी देनी होती है। इसके अलावा किसी को रहता है कि ऑडिट मैंडेटरी है क्या, क्योंकि गवर्नमेंट में अपना ऑडिट इनकम टैक्स में तभी आता है जब भी अगर आप 8% से कम बिजनेस बताते हो, या तो 2 करोड़ से ऊपर आपका बिजनेस हो। तो अगर आपका बिजनेस 2 करोड़ से नीचे है और आप 8% से ज़्यादा प्रॉफिट बताते हो, तो ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है एज पर इनकम टैक्स रूल। तो क्या बैंकर ने ऑडिट नहीं किया तो फाइल को हाथ नहीं लगाएगी? ऐसा किसी भी तरह पे लिखा हुआ नहीं है, और बैंकर को ऐसा नहीं है। जो आपका कंपनी का साइज हो उस हिसाब से जो भी गवर्नमेंट के रूल है, अगर आप वो फॉलो करते हो तो बैंक आपको लोन देता है। अगर आपका 2 करोड़ से नीचे बिजनेस से 8% से ऊपर आप प्रॉफिट बताते हो तो ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं आता है। तो ऑडिट करना जरूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ऑडिट होगा तो ही लोन मिलेगा, तो वो सब गलत मान्यता है। कई दूसरी बात होता है इंक्रीजिंग सेल्स इज रिक्वायर्ड ओवर ईयर। मतलब आज मेरा 15 लाख का व्यापार है, नेक्स्ट ईयर 17 लाख का व्यापार है, उसके बाद 19 लाख का व्यापार है, तो मुझे लोन मिल ही जाएगा। आज मेरा 15 लाख का व्यापार है, कल मेरा 13 हो गया, फिर 14 हो गया, तो मुझे लोन मिलेगा या नहीं? कभी भी क्या होता है, अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो हायर प्रॉफिट, हायर टर्नओवर के लिए करते हो। ऐसा नहीं कि आज मैंने 1 करोड़ का धंधा किया और कल मैं 80 लाख का करूंगा, परसों 60 लाख का करूंगा। तो आप खुद भी ग्रोथ माइंडसेट वाले नहीं हो, क्योंकि बैंक का लोन लोग लेते हैं अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो बैंक भी उसको ही फंडिंग देगा जो अपने रुपये का इस्तेमाल एक प्रमोटर के रुपये के हिसाब से कर सकता है या नहीं। तो अगर आपका टर्नओवर इंक्रीजिंग हो तो बहुत अच्छा। अगर आपका टर्नओवर इंक्रीज नहीं होता, पिछले 3 साल में कोई रीजन में डीप हो गया होता है, टर्नओवर कम हो जाता है, तो आपको टर्नओवर जो है उसको जस्टिफिकेशन देना होता है कि भाई आपका टर्नओवर क्यों कम हुआ। दूसरा होता है हायर प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड। आज मैंने 15% बताया, कल 16% बताया, कल 17% बताया। जो भी आपका बिजनेस का प्रॉफिट है वो रियल प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जंप नहीं होना चाहिए। आज 5% बताया, कल 3% बताया, परसों 8% बताया। उस तरह से कोई बिजनेस होता नहीं है। जो हमारा जेन्युइन बिजनेस होता है कैलकुलेटेड प्रॉफिट के साथ होता है। तो अगर हमारा प्रॉफिट प्लस और माइनस ज़्यादा हो गया होता है तो उसका जस्टिफिकेशन चाहिए। अगर सेटिस्फैक्ट्री जस्टिफिकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं आता है। उसके अलावा कई बार सीजीटी एमएससी के लोन में क्वेरी आता है कि जो बैंक 2 करोड़ रुपये सीजीटी एमएससी स्कीम में देता है, तो वो हमारे पास से एनुअल गारंटी फी मांगता है, एक इंश्योरेंस मांगता है, तो वो देना होता है क्या? तो वो एक तरह का एनुअल गारंटी फी गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया हुआ है, जो 1.5% से लेकर 2% तक जाता है प्लस जीएसटी। हाँ, वो एवरी ईयर आपको देना है। अगर आपने वर्किंग कैपिटल लिया है तो भी देना है, अगर आपने मशीन लोन लिया है तो भी आपको देना है। तो एनुअल गारंटी फी एक तरह का इंश्योरेंस है कि गवर्न आपने कोई प्रॉपर्टी दी नहीं है और आपको लोन चाहिए। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी दी नहीं और आपको लोन चाहिए, उसका मतलब गवर्नमेंट आपकी गारंटी लेता है कि कल उठ के ये व्यापारी ने पैसा किसी भी कारण से नहीं भरा तो हम उसको बैंक को देंगे। तो एक तरह का गवर्नमेंट गारंटी लेता है, और जिसका फी गवर्नमेंट लेता है जिसे बोलते हैं एनुअल गारंटी फी। और वो बैंक आपके पास से कलेक्ट करके डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट करता है, और उसका प्रूफ आपको देता है कि यस, आपसे अगर मैंने 1.5 लाख रुपया लिया तो वो 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट को हमने दिया, जिसका ये रिसिप्ट है, जिसमें बैंक का कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है। ये प्योरली रीइंबर्समेंट होता है गवर्नमेंट को। तो इंटरेस्ट के अलावा आपको एनुअल गारंटी फी लगती है और हर साल लगती है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होता है, ये लास्ट स्लाइड है क्वेश्चन आंसर का। उसके अलावा जो भी हमारे व्यापारी के क्वेश्चन होंगे जिसको हम लोग कवर करेंगे। वाई इंटरेस्ट ऑन लोन चेंज फ्रीक्वेंटली। आज मैंने 5 साल का लोन लिया, आज जो मैंने लिया रेट था 9%, 1 साल के बाद हो गया 9.5%, 2 साल के बाद हो गया 10.5%,
तो मेरा लोन का इंटरेस्ट रेट चेंज क्यों हो रहा है? लोन का इंटरेस्ट रेट चेंज होगा अगर आपने MCLR पे लिया हुआ है। MCLR बोले तो वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हर 3 महीने में RBI अपना मीटिंग बुलाता है और इन्फ्लेशन और देश के हालात देख के MCLR में प्लस या माइनस करता है, जिसके बेसिस पे बैंकर वो MCLR का प्लस और माइनस कस्टमर को पास ऑन करता है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होते हैं, अगर पिछले हमने 2 साल 2.5 साल से देखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है, तो जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होते हैं बैंक उसका फायदा कस्टमर को देता है। अब इवन आप लॉकडाउन के बाद RBI ने 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, जिसका बेनिफिट जिसने भी लोन लिया था उनको बैंक ने पास ऑन किया। कोई बैंक ज्यादा पास ऑन करता है, कोई बैंक कम पास ऑन करता है, डिपेंड अपॉन उनका स्ट्रेंथ क्या है और लेंडर का क्या स्ट्रेंथ है। तो MCLR के हिसाब से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस माइनस होता है। बहुत MCLR बढ़ा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, MCLR कम हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। पिछले 2.5 से 3 साल में MCLR कम ही हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही हो रहा है और कस्टमर को उसका फायदा बैंक पहुंचाता है। नेटवर्थ ऑफ बोरोवर नीड टू बी पॉजिटिव। मैंने कहा नेटवर्थ यानी क्या? असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स माइनस लायबिलिटी, मेरे इतने असेट्स है उसके सामने मेरी इतनी लायबिलिटी है, और उसके बाद जो फिगर आता है वो पॉजिटिव है, मतलब नेटवर्थ पॉजिटिव है। मेरी असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करते हैं और फिगर आता है नेगेटिव, मतलब मेरी 2 करोड़ की असेट्स है और 3 करोड़ की लोन है, मतलब 1 करोड़ रुपया नेगेटिव हूँ। तो अगर मेरा नेटवर्थ नेगेटिव होता है तो बैंक वैसे कस्टमर को पसंद नहीं करता है कि जो आज की तारीख में नेगेटिव चल रहा है। तो हमेशा नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नेटवर्थ होगा, अच्छी क्रेडिट होगी तो आपको बैंक के अंदर प्रायोरिटी मिलेगी। टू मच अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन इज बैड फॉर अवेलिंग लोअर इंटरेस्ट रेट। आज अगर जैसे वर्किंग कैपिटल का बात करें तो वो 9 से लेकर 9.5% है। मशीन लोन का बात करें वो 8.5 से लेकर 9.5% है। दूसरी भी CGT MSE है जिसके ऊपर एनुअल गारंटी फी देने के बाद भी वो 12% पड़ती है। तो जो अनसिक्योर्ड लोन है जो 13% से लेकर 20%, 22% तक का होता है। तो अगर हम बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं उसका मतलब हमारे बिजनेस में कैश का क्रंच है, लिक्विडिटी का क्रंच है। अगर मेरा कैश का और लिक्विडिटी का क्रंच होगा तो ही मैं ज्यादा से ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन लूंगा। तो अगर आप 18% और 22% के ऊपर लोन लेते हो और फिर आप बैंक के पास जाओगे और मुझे बोलोगे कि 10% का लोन लाओ, तो बैंकर बोलेगा जो आदमी 18 और 22% पे लोन ले रहा है उसका मतलब उसको कैश का क्रंच है, तभी वो हमारे पास नहीं आता और बैंकर अनसिक्योर्ड लोन के लिए जाता है। तो रिजनेबल अमाउंट में, कभी कभी लिक्विडिटी क्रंच है और आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो चलेगा, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन आज लिया 3 साल के लिए और 1 साल के बाद फिर से आपने टॉपअप करवाया, 10 बैंकों के पास से आपने 5-5 लाख का अनसिक्योर्ड लोन लिया और आप हर तीसरे महीने, चौथे महीने या 8वें महीने बैंक को जाते हो और रिक्वेस्ट करते हो टॉपअप करा दो, तो उस तरह के कस्टमर के प्रोफाइल में लिक्विडिटी क्रंच होता है। तो जहाँ पे अपने को कम रेट का इंटरेस्ट लोन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन यस बिजनेस के लिए बैड ही है। कई बार क्वेश्चन आता है पब्लिक सेक्टर बैंक में जाना या प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाना, यानी SBI में जाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाओ, बैंक ऑफ इंडिया में जाओ, विजया बैंक में जाओ, या तो कोटक जाओ, HDFC जाओ या ICICI जाओ। कौन सी बैंक अच्छी है लोन के लिए? हर बैंक अच्छी है। अगर आप नेशनलाइज में जाओ या प्राइवेट में जाओ कोई भी डिफरेंस इस बैंक में नहीं है। नेशनलाइज बैंक में RBI का स्टेक है, प्राइवेट बैंक में RBI का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक नहीं होता है। बाकी आप लोन के लिए पब्लिक सेक्टर में जाओ या प्राइवेट सेक्टर में जाओ, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमको जो ज्यादा रुपया देता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देता है, वहां पे आपको जाना है, भले वो नेशनलाइज बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। लोन इज अवेलेबल फॉर HUF एंटिटी। HUF कई लोग इनकम टैक्स में 2-2.5 लाख का छूट पाने के लिए एक नया कंपनी खोलते हैं और HUF के नाम से वो कंपनी करते हैं, लेकिन बैंकर कभी भी HUF को लोन देता नहीं है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी लोग अगर HUF में प्लान करते हैं कि मैं बिजनेस खोलता हूँ या तो मेरा HUF एंटिटी है, बैंकर HUF एंटिटी को लोन देता नहीं है। 95% बैंक उसको रिजेक्ट करता है, ओनली 5% कभी दे देता है। तो मैं 95% बैंक HUF एंटिटी को लोन देता नहीं है। तो HUF के नाम पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट किया, आपने 3-5 साल का गुडविल बनाया, बैंकर के लिए वो वैल्यूएशन 0 है। थर्ड पार्टी कोलेटरल इज रिक्वायर्ड, तो रिलेटिव का ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे लोन लेनी है, लेकिन मैं रिलेटिव की प्रॉपर्टी भी नहीं है, मेरी कोई दोस्त की प्रॉपर्टी है, वो चलेगा क्या? बैंक को क्या रिलेटिव की चाहिए, मतलब मदर फादर ब्रदर सिस्टर की चाहिए, चाचा चाची की चाहिए,
या मेरा कोई दोस्त का प्रॉपर्टी रहेगा तो चलेगा क्या। कभी भी बैंकर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंकर को कोलेटरल के लिए एनओसी चाहिए, सामने वाला एनओसी देता है, वो खुद गारंटर बनता है, तो बैंकर को कोई दिक्कत नहीं आता है। हाँ, कभी कभी कोई दिक्कत आता है तो उसके अंदर एक बिजनेस रिलेशन बताना होता है कि वो फ्रेंड का क्या बिजनेस रिलेशन है, वो कैसा आपका फ्रेंड है, वो प्रूव करना होता है। ऐसा नहीं कि कोई अननोन पार्टी का ही आपने कोलेटरल दे दिया, लेकिन बैंक अननोन पार्टी का भी कोलेटरल एक्सेप्ट करके उसका एनओसी रहेगा तो बैंक का फंडिंग देता है। तो जरूरी नहीं कि थर्ड पार्टी कोलेटरल रिलेटिव का है, आपका फ्रेंड या तो कोई बिजनेस पार्टनर का भी है या तो बिजनेस वेल विशर का भी है तो भी चलता है। कई बार होता है कि भाई अगर हमारा घर भाड़े पे है, दुकान भाड़े पे है, मेरा फैक्ट्री भाड़े पे है, तो मुझे मिलेगा क्या लोन। अगर आपका घर भाड़े पे हो, आपका फैक्ट्री भाड़े पे हो, वर्कशॉप भाड़े पे हो, तो भी आपको लोन मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपका फैक्ट्री या वर्कशॉप रेंट पे है तो आपको लोन नहीं मिलता है। उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको आप पे कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आपका फैक्ट्री, वर्कशॉप, गोडाउन सब भाड़े का है तो भी आपको लोन मिलता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो आपका खुद का ही होना चाहिए। घर आपका कोई भी रेंटल प्रीमाइसिस आपका भाड़े पे रहेगा तो भी लोन मिलता है। तो इस तरह से मैंने ये पूरा FOQ आपका कवर किया है, जिसके अंदर हमने कवर किया कि लोन कहाँ से मिलता है, कौन से टाइप का लोन होता है, क्या पीरियड में लोन मिलता है, डॉक्यूमेंट कितना इम्पोर्टेंट है लोन के लिए। इसके अलावा आपका जो FAQ है कि नॉर्मली क्या क्या क्वेश्चन आता है जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हो, तो वो सब FAQ मैंने कवर किया। ओवर टू ऑर्गेनाइजर के अगर और भी कोई क्वेश्चन हमारे व्यापारी भाइयों को है तो जिसको हम पॉजिटिवली कवर करेंगे। सर आप बात करें। भद्रेश जी, यहाँ Yes. पे चैट में एक दो क्वेश्चंस आए हैं, ओके तो अगर उसके ऊपर हम लाइक एम्फसाइज करें, जैसे ओके मुद्रा लोन, रॉ मटेरियल्स और गोल्ड सर करके लिखा है इन्होंने। तो मोस्टली हमारे सेक्टर में एक गोल्ड लोन का भी, एक रॉ मटेरियल के लिए लोन का भी एक दिक्कत आती है। तो कैन वी एक्चुअली हैव सम फीडबैक एंड इनपुट उसके रिगार्डिंग आपके पास से। हाँ, तो गोल्ड लोन के अंदर गोल्ड एक मटेरियल होता है। तो वर्किंग कैपिटल जब भी अगर हम लोग जाते हैं लेने के लिए, तो हमें वर्किंग कैपिटल अगर गोल्ड है तो वो एक मटेरियल है, उसमें हमको लोन मिलता है। अगर हमको मशीन लेना है गोल्ड की कभी कभी कारीगरी करने के लिए, तो उसके लिए भी हमें लोन मिलता है। दूसरी चीज आ जाती है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन की लिमिट है 50,000, 5 लाख और 10 लाख। तो क्या होता है कि अगर आप 10 लाख की कैटेगरी में जाते हो तो थोड़ा बहुत गोल्ड आप बिजनेस के लिए ले पाओगे। अदरवाइज तो 50,000, 5 लाख में पर्सनल यूज के लिए ही गोल्ड का मटेरियल आता है। तो बिजनेस के लिए आपको 10 लाख का स्कीम में जाना होता है तभी आपको मिलता है। इसके अलावा CGT MSE स्कीम में जहाँ पे 2 करोड़ तक का लिमिट है, लेकिन अगर आप पहली बार जाते हो तो आपको 1-8 करोड़ तक का लोन मिलता है, जिसमें अगर आप बताते हो कि हम कारीगर हैं, हम सोनी हैं और हमारा काम ही है गोल्ड को पिघला के उसका ज्वेलरी बना के लोगों को बेचना, अगर उस तरह का अगर आपका बिजनेस मॉडल है तो आपको मटेरियल के लिए भी आपको लोन मिलेगा। इसके अलावा सर और एक क्वेश्चन आया है, जैसे मैं 1 ईयर अप्लाई किया हूँ, वो भी तक, अच्छा उनको अभी तक मुद्रा लोन मिला नहीं है, 50,000 का पास नहीं हुआ है। हाँ, तो हाँ, यस मैडम, कंटिन्यू। प्लीज प्लीज सर प्लीज। मुद्रा लोन अगर आपने 50,000 के लिए अप्लाई किया है और आपको 1 साल हो गया, किसी भी मतलब वो क्या होता है कि आपका प्रपोजल को बैंक ने कंसीडर ही नहीं किया। नॉर्मली कहाँ पे भी अगर आप फाइल पुटअप करते हो तो बैंकर को 15 दिन के अंदर उसको रिवर्ट करना होता है। तो अगर आपको अगर 1 साल हो गया मतलब आपका प्रपोजल बैंक ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो तो प्रूव हो गया।
तो अगर आप 50,000 के लिए जा रहे हो तो आप जाइए और उसको आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप उसको रिक्वेस्ट लेटर दीजिए और उसका ईमेल आईडी लेके आप उसको ईमेल भी कीजिए। अगर आपको 15 दिन के अंदर आपको कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिवर्ट नहीं आता है तो उसको आप रिमाइंडर कॉल दीजिए, क्योंकि बैंक को अगर आपका प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो ही वो फाइल क्लोज होगा। इसमें ऐसा लगता है कि उन्होंने फाइल आपका एक्सेप्ट ही नहीं किया। अगर आपका फाइल एक्सेप्ट नहीं किया तो लोन आपको कभी मिलेगा नहीं। आप उसको अप्लाई करने पे एक्नॉलेजमेंट कॉपी लीजिए। अगर एक्नॉलेजमेंट कॉपी नहीं दे रहा है तो आप उसको ऑफिशियल मेल डालिए और उसका कॉपी आप उसको सबमिट कीजिए। या अगर भी कई बार ऐसा होता है कि वो आपका एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो आप उसको स्पीड पोस्ट पे डालिए और उसके पास से ऑफिशियल प्रूफ लीजिए कि मैंने फाइल सबमिट किया हुआ है। वो आपको 15 दिन में यस और नो का आंसर देगा और 15 दिन में आपको लोन मिलने वाला होगा तो मिलेगा। सर मेरी तरफ से बिकॉज आई डील विथ लॉट ऑफ दिस बैंकिंग क्वारीज भी हमको एमएसएमईज के पास से आते हैं। तो जैसे सर आप जानते हो कि एमएसएमई के अंडर काफी सारी योजनाएं हैं जिनके थ्रू हमको लोन्स मिल सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स है, जो बिल्कुल ही नए हैं, उनके लिए बेसिकली दिक्कतें आती है। तो उनके लिए द बेस्ट स्कीम जैसे लाइक पीएमईजीपी हुआ या फिर मुद्रा लोन, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चांसेस है लोन्स मिलने के और कम से कम हैसल्स और कम से कम पेपर वर्क बोलिए, ऐसा कुछ हो, तो ऐसे स्कीम्स के ऊपर थोड़ा लाइक आप अपनी रोशनी डाल सकते तो इसमें ऐसा होता है ना, गवर्नमेंट का काफी सारा स्कीम है। तो पेपर वर्क जो मैंने बताया क्या होता है, पेपर वर्क क्वांटम के हिसाब से होता है। अगर आप मुद्रा लोन में जाते हैं 50,000 है तो कोई पेपर वर्क ज्यादा नहीं होता। अगर आप 10 लाख के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली वो आपके पास से मांगेगा कि भाई आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका मेरे को प्रूफ दीजिए। मतलब उसका प्रूफ हो जाता है करंट अकाउंट आपने ओपन किया, आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, आप अगर घर से बिजनेस कर रहे हो तो घर का प्रूफ दीजिए, अगर आपने कहाँ पे छोटा सा वर्कशॉप डाला है तो उसका प्रूफ दीजिए। इसके अलावा भी जैसे गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉयमेंट लोन जनरेशन का भी स्कीम आता है, जिसके अंदर भी क्या होता है, तो बेसिकली पेपर वर्क में ऐसा होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो उसका प्रूफ दीजिए। लेकिन क्या होता है, व्यापारी को मैक्सिमम फिगर चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने बोला है 25 लाख मिलेगा, मतलब हमें 25 लाख ही चाहिए, तो वो प्रूव करना व्यापारी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट इसके लिए हो जाता है कि उसका फाइल में टर्नओवर बोलता है 10 लाख, टर्नओवर अगर 10 लाख है तो आपको बिजनेस के लिए 10 लाख से ज्यादा का रिक्वायरमेंट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइकिल 90 दिन में घूम जाता है। तो अगर 90 दिन में क्रेडिट साइकिल घूम जाता है तो 2.5 लाख से ज्यादा रुपया आपको वर्किंग कैपिटल में चाहिए ही नहीं। तो आपको 10 लाख भी मैक्सिमम हो गया और उस केस में आप 25 लाख मांगोगे तो कैसे चलेगा। तो पेपर वर्क में ऐसा ही है, आपका केवाईसी, बिजनेस का केवाईसी और इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट, उसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए कि भाई मेरे को इतना रुपया चाहिए तो वो काय के लिए चाहिए, अगला 5 साल में ये रुपया मेरे को चाहिए, मैं ब्याज दे पाऊंगा, तो वही डॉक्यूमेंट होता है और उस हिसाब से आपको बैंक लोन देता है। लेकिन हम पेपर वर्क कंप्लीट करते नहीं है, पेपर वर्क सबमिट नहीं करते और हमारे दिमाग में एक हायर फिगर ही होता है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि सीजीटीएमएस में 2 करोड़ मिलेगा, मतलब हमें 2 करोड़ ही चाहिए, 2 करोड़ से नीचे हमें कुछ चलेगा ही नहीं। उसकी वजह से लोन का प्रपोजल अटक जाता है। अगर आप आपका बिजनेस का जेन्युइन रिक्वायरमेंट देखिए, आप अपना पेपर वर्क देखिए, पेपर वर्क में बिजनेस नहीं होता, पेपर वर्क के हिसाब से ही आपको लोन मिलेगा। पेपर वर्क में बताया हुआ है कि हमने 15 लाख का व्यापार किया और अभी आप बैंक में जाके बोलोगे कि हमको तो 2 करोड़ का व्यापार तो इजीली हो जाएगा, तो बैंक कैसे आपको लोन दे। तो वही दिक्कत आता है और कोई दिक्कत नहीं आता। और एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर बोलिए। मेंबर से आया हुआ है, currently in all sector business turnover is in downside, will this affect our loan history in future? हाँ हाँ, अभी जो स्लो डाउन है जैसे अप्रैल और मई में तो कंप्लीट लॉकडाउन था, असेंशियल के अलावा किसी के साथ बिजनेस हुआ ही नहीं। उसके अलावा भी जैसे लग्जरी आइटम है, गोल्ड है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, जिसका बिजनेस स्लोली बढ़ रहा है। जैसे होटल है तो अभी 15 तारीख के बाद चालू हुआ, तो ऑब्वियसली अगर टर्नओवर हमारा कम हो गया है, हमारा समझो 4 महीना 5 महीना बिजनेस जीरो था, तो ऑब्वियसली जिसके बहुत सारे इम्पैक्ट होने वाले हैं। अगर आप बोलोगे कि मेरा वर्किंग कैपिटल रिन्यू होगा क्या, क्योंकि क्या होता है वर्किंग कैपिटल बोले तो हमारा टर्नओवर का मोटा मोटे 1/4, अगर 2 करोड़ का व्यापार है तो मतलब 50 लाख का वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अप्रैल से सितंबर में हमारा बिजनेस जीरो है, तो जब भी आप नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल के लिए जाओगे तभी बैंकर आपको 100% क्वेश्चन करेगा कि आपका वर्किंग कैपिटल हम क्यों कंटिन्यू करें, उसको क्यों माइनस ना करें। तो जहाँ पे बहुत ही पॉजिटिवली अपने को रिवर्ट करना है, हमें रिवर्ट यही करना है कि जो पैंडेमिक था, मेरा बिजनेस नहीं पूरे वर्ल्ड का बिजनेस इंपैक्ट हुआ है, तो
तो मैं तो वर्ल्ड का बहुत छोटा इंसान हूँ। अगर वर्ल्ड का बिजनेस इम्पैक्ट होता है तो मेरा तो 100% होगा। अगर आप उसको पॉजिटिवली राइटिंग में वो स्टेटमेंट देते हो और आज जब पूरी दुनिया कंटिन्यू हो गई है तो मेरा बिजनेस कंटिन्यू होगा और आपका बिजनेस ग्रोथ भी दिखेगा कि 6 महीना बिजनेस नहीं था लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर से बिजनेस मेरा स्टार्ट होने गया है, तो जिससे रिन्यूअल में कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी चीज आता है मशीन लेने के लिए, एक्सपांसन के लिए। तो जो मशीन लेना है, एक्सपांसन करना है, वो फ्यूचर को देख के किया जाता है और आपका पास्ट को देख के किया जाता है। और बैंकिंग इंडस्ट्री भी बहुत पॉजिटिव है। अप्रैल से लेकर सितंबर का जो स्लो डाउन है वो बैंकर कंसीडर नहीं करने वाला है। ऑब्वियसली इसका राइटिंग स्टेटमेंट कोई भी नहीं देगा और अब तक कहाँ से आया भी नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच बैंक हमेशा फॉलो करता है बिजनेस की जेन्युइनिटी और उसके कॉम्प्लेक्सिस को देख के। तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। हाँ, थोड़ा अभी टेम्पररी फिनोमिना है और 2-3 महीना लोन का प्रपोजल में दिक्कत आएगा क्योंकि बिजनेस रिवाइव नहीं हो रहे। एक बार बिजनेस रिवाइव हो गया उसके बाद इसका कोई इम्पैक्ट मुझे नहीं दिख रहा। थैंक यू भद्रेश जी। मुझे लगता है कि आपने काफी अच्छे तरह से लोगों को एड्रेस किया हुआ है और हम आपका कॉन्टेक्ट भी लोगों से अपनी टीम में इनसे शेयर करेंगे इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो कि ज्वाइन होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टाइम के कुछ और भी प्री कमिटमेंट्स हैं और जिस ढंग से इंडस्ट्री धीरे धीरे ओपन हो रही है तो वर्किंग डेज में थोड़ा चैलेंजेस हमको भी आ रहा है आजकल कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग नहीं भी अप्रोच हो पा रहे, तो बाद में हमको संपर्क करते हैं तो उन तक हम आपका कांटेक्ट पहुंचाएंगे और हम चाहेंगे कि उन्हें एक कॉम्पिटिटिव रेट्स पे जो है प्रॉपर आपकी तरफ से अगर उनको थोड़ा हेल्प मिले, जो भी आपकी फीस और जो भी चीजें होंगी उसके हिसाब से, तो शायद बेटर होगा हमारे इंडस्ट्री के लिए। yes. और जो लोग इस प्रोग्राम में अभी उपस्थित हैं या इनके द्वारा जो लोगों तक मैसेज कम्युनिकेट होगा तो उनके लिए थोड़ा वो हेल्पफुल होगा। Sure. मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि रूनाली मैडम भी काफ़ी सारे जो इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन के क्वेरी आते हैं वो मुझे शेयर करते हैं और हम उसका पॉजिटिवली रिवर्ट भी देते हैं। कई मेंबर डायरेक्टली भी कांटेक्ट करते हैं, उनको पॉजिटिवली रिवर्ट होगा। और ये जो मिथिलेश जी, रूनाली जी, अजीत शाह जी और ये पूरी टीम ने जो ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है एमएसएमई के लिए, और उसका मेन हेतु यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्वेरी सॉल्व कर पाए। तो ऑब्वियसली हमारी ओर से ये फीडबैक और ये अप्रोच ऑब्वियसली रहेगा एसोसिएशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। यस सर, आपको कुछ बोलना है? ठीक है सर, भद्रेश जी, मुझे और एक क्वेरी पूछनी थी। जैसे मशीनरी लोन्स के लिए हमारे यहाँ काफ़ी सारे क्वेरीज आते हैं कि कैसे मिल सकता है, क्या कर सकते हैं। तो आपने थोड़ा सा ब्रीफ तो दिया है उसमें, तो लाइक संक्षेप में एकदम शॉर्ट में अगर आप लाइक एंड में थोड़ा सा विवरण दे उसका, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज काफ़ी सारी क्वेरीज मशीनरी रिलेटेड ही आते हैं। हमारे यहाँ से प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन आप लाइक अगर थोड़ा सा इनपुट दे, क्योंकि आई थिंक there are machineries which are from in jewelry sector which are not enlisted. तो अगर ये इंडिविजुअली अगर ये व्यापारी जाते हैं हमारे लोन लेने के लिए मशीनरीज के लिए, तो उनके लिए क्या प्रावधान है और किस तरह की रिक्वायरमेंट्स पूछी जाएगी, थोड़ा सा लाइक अगर उसके ऊपर। तो मशीनरी लोन के लिए अगर कोई भी व्यापारी जाता है तो बेसिकली वो पहला सबसे बड़ा चीज होता है हमारे पास कोटेशन। हम कोई भी मशीन लोन के लिए जाते हैं तो कोटेशन या एस्टिमेट हमारे पास होना चाहिए। आपके पास 2 या 3 वेंडर का कोटेशन होना चाहिए और जो आपको अच्छा लगता है प्राइस में, क्वालिटी वाइज, उसका आप फाइनल कोटेशन मंगा के बैंक को बोलोगे कि भाई मुझे ये मशीनरी चाहिए, इसके लिए मैंने इंक्वायरी किया इंडस्ट्री के जो बेस्ट सप्लायर है और ये फाइनल कोटेशन है और इसके लिए मुझे लोन चाहिए। आपका जो कोटेशन फाइनल हो जाता है तो आप पार्टी के पास से परफॉर्मा इनवॉइस मंगा सकते हो। परफॉर्मा इनवॉइस के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो लोन के लिए आपको सिर्फ ध्यान रखना है 25% जो होगा वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होगा, मैक्सिमम 75% लोन मिलेगा। तो जो अपने को डॉक्यूमेंट चाहिए, केवाईसी, इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट और बिजनेस के रजिस्ट्रेशन प्रूफ और 1 साल का बैंक और जीएसटी का सर्टिफिकेट, इसके अलावा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है वो है परफॉर्मा इनवॉइस या कोटेशन ऑफ द सप्लायर। अगर ये है तो हमें मशीनरी का लोन मिलेगा, जिसमें सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना है अगर हमारा वर्कशॉप रेंटल रहेगा तो
पास रेंटल प्रीमाइसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बैंकर उसके लिए सिक्योरिटी मांगेगा। अगर खुद का जगह पे अगर आपको मशीन लाना है तो वो केस टू केस डिटरमाइन करेगा कि आपके पास से छोटा सा सिक्योरिटी ले ले एफडी के नाम का और आपको मशीन लोन दे ले। और अगर आपका वर्कशॉप रेंटल है तो ऑब्वियसली वो भाड़े का जगह है जिसका एग्रीमेंट 11 महीना या 3 साल का होता है, तो वो आपको 5 साल का मशीन लोन कैसा दे। तो इसके लिए अगर रेंटल प्रीमाइसिस है तो हमारा एग्रीमेंट 5 साल का पक्का एग्रीमेंट होना चाहिए, नोटरी वाला नहीं, पक्का एग्रीमेंट 5 साल का हो। और उसके अलावा हम एफडी के नाम पे या छोटा मोटा सिक्योरिटी दे सके तो हमारा बैंक का फाइनेंस इजीली हो सकता है उस हिसाब से। थैंक यू भद्रेश जी। देयर इज अ रेज्ड हैंड, श्रवण कुमार जी ने हैंड रेज किया है। सर श्रवण कुमार जी, आप अगर टाइप करके हमको पूछे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वेबिनार में ये फैसिलिटी नहीं है कि आप बात कर सके। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर हमें टाइप करके बताएं, या फिर भद्रेश जी का नंबर हम आपसे शेयर करेंगे। यू कैन डेफिनेटली कम्युनिकेट विथ हिम। नेहा मोदक जी लिखती है, व्हाट इज परफॉर्मा? हाँ, परफॉर्मा इनवॉइस कैसा होता है, जैसे होता है कोटेशन एस्टीमेट। अगर आप जाते हो कोई वेंडर के पास से मशीन लेने के लिए, तो आप उसको बोलते हैं मेरे को भाई कोटेशन दो कि कितने में पड़ेगा मेरे को मशीन, तो उसको बोलते हैं कोटेशन। उसके बाद होता है परफॉर्मा इनवॉइस। मतलब क्या होता है, मैं आपका इंक्वायरी कर रहा हूँ मार्केट में, तो लोग मेरे को कोटेशन देंगे, एस्टीमेट देंगे कि भाई 12 लाख का मशीन होगा, 15 लाख का मशीन होगा। लेकिन जब भी मैंने फाइनल कर दिया है कि भाई मैं आपसे मशीन लेने वाला हूँ लेकिन मेरे को बैंक लोन चाहिए, तो आप मेरे को परफॉर्मा इनवॉइस बोलो। परफॉर्मा इनवॉइस बोले तो क्या, टैक्स इनवॉइस बोले तो क्या, मैंने मशीन बेच दिया, मतलब बेच दिया बोले तो मैंने आपके नाम पे 20 लाख का मशीन दे दिया, समझो उसके ऊपर 4 लाख रुपए का जीएसटी लगता है, तो उसको तो व्यापारी को तो नेक्स्ट 20 तारीख के पहले 4 लाख रुपए का जीएसटी भरना है। इसके लिए वो क्या करेगा, तो परफॉर्मा इनवॉइस देगा कि भाई आप बैंक लोन के लिए जा रहे हो, ये परफॉर्मा इनवॉइस लेके जाओ, जिसपे मेरे को टैक्स भरने का लायबिलिटी तो नहीं आएगा, आपका 15 दिन में लोन हो जाएगा, जैसे लोन होएगा सैंक्शन दिखा देना मेरे को, मैं आपको टैक्स इनवॉइस रेज कर दूंगा। तो इसके लिए लोग आपको परफॉर्मा इनवॉइस देते हैं। और परफॉर्मा बोले तो एक फाइनल इनवॉइस के पहले का प्रोसीजर जिसे परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर आप कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच भद्रेश जी। फिर हम तब तक दूसरे वेबिनार तक का इंतजार करेंगे जब एक बार फिर से आपसे हमारी मुलाकात हो। मैं सभी अपने जो मेंबर्स यहाँ ज्वाइन हुए हैं उनको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ और हम फिर से आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you very much to everybody, and thank you Bhadresh ji. Thank you.